प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रवण। ऑर्गेनिक के रैपिड रिवीजन का हम सेकंड वीडियो लेके आए हैं और हमारा टारगेट है कि हम 100% मार्क्स केमिस्ट्री में लेके आए हमारे बोर्ड्स में। तो हमने दो रिएक्शन कर ली थी जिसमें हम SN1 SN2 को समझा था, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और एक हमने बीटा एलिमिनेशन को समझा था। वो दो रिएक्शन हमारी है। अब है रिएक्शन विद मेटल्स। तो देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि ये जैसे आपके पास एक एल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन मैं किसी मेटल जो मैग्नीशियम है उसके साथ कराता हूँ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या होता है, ये मैग्नीशियम इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है और ये इस तरीके से CH3CH2 MgBr बन जाता है। इसको बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। इसकी खास बात ये होती है, आपको पता है कि मेटल पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है या प्लस चार्ज हम सिंपल बोल सकते हैं। यानी ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, जो यहाँ पे देखिए इंडिकेट कर रखा है कि कार्बन के ऊपर यहाँ पे माइनस चार्ज है। हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पानी से दूर रखा जाता है, ठीक है, बिकॉज वो जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में, अब देखिए इसको मैं बिल्कुल भी हमको रटना नहीं है। जैसे MgX है और पानी में होता है H और OH, तो OH पे माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस और मेटल पे प्लस, तो R पे क्या होगा, माइनस। तो इस माइनस के साथ ये प्लस जुड़ेगा तो ये क्या बन गया, RH, और इस MgX के साथ क्या जुड़ जाएगा, OH। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं, जिसमें एक एप्लीकेशन ये भी हो सकती है कि हमें जब भी कार्बन चेन को बढ़ाना है, जैसे मान लीजिए RMgX है और इसकी रिएक्शन में कोई नया एक एल्काइल हैलाइड ले लूँ RX, देखिए वही इस पे माइनस, इस पे प्लस चार्ज, और इस पे प्लस और इस पे माइनस। तो ये जो प्लस है ये इस माइनस के साथ जुड़ेगा, यानी R और R जुड़ गया, यानी हमें कार्बन चेन बढ़ा सकते हैं जितनी मर्जी चाहें यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो इसको हम मॉइस्चर से दूर रखते हैं, बिकॉज मॉइस्चर की प्रेजेंस में आते ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खराब हो जाता है और वो एल्केन बना देता है। वुड्स रिएक्शन आप हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हो कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होती है, जिसके कारण जितने कार्बन का आपका एल्काइल हैलाइड होता है उसे डबल कार्बन की एल्केन बन जाती है। अब बात करते हैं कि एराइल हैलाइड, जो ये हमारे पास जो एराइल हैलाइड हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतनी आसानी से क्यों नहीं देते। यानी ये यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए और ये आपका X माइनस निकल जाए, ये इतनी आसानी से नहीं देते। क्यों नहीं देते, तो इसके चार रीज़न है। पहला तो रीज़न ये होता है कि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, यानी एक सिंगल बॉन्ड के बजाय पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, और वो क्यों आता है, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या है, देखिए जो नॉर्मल एल्काइल हैलाइड होता है उसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, जबकि बेंजीन के कारण ये कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज, यानी इसके अंदर S कैरेक्टर ज़्यादा है। S कैरेक्टर ज़्यादा होने के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, बॉन्ड छोटा होता है। ठीक है, देखिए 169 पिकोमीटर का ही होता है ये, और ये बॉन्ड बड़ा होता है 177 का, इसलिए इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तीसरा, अगर जो फिनाइल कैटायन होता है वो स्टेबलाइज नहीं हो पाता। ये जो अगर मान लीजिए ये निकल जाएगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये स्टेबलाइज नहीं हो पाता जो फिनाइल कैटायन बनेगा, और जो न्यूक्लियोफाइल आएगा उसको बेंजीन के इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या फील होगा, रिपल्शन। ठीक है, तो ये चार कारण है जिसके कारण जो एराइल हैलाइड हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं शो करते हैं। मगर आप जानते हो हमारे लिए इम्पॉसिबल तो कुछ चीज़ है ही नहीं, यानी अगर हम पीछे ही पड़ जाएं तो हम करा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये एराइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराई 623 केल्विन के ऊपर और 300 ATM प्रेशर पे, तो क्या हो गया, ये OH ने Cl को हटा दिया और खुद जुड़ गया। इसको डाउस प्रोसेस भी बोला जाता है। यानी असंभव कुछ नहीं है बच्चों, लग गए तो करा के माने। और इसको आसान बनाने के लिए क्वेश्चन आता है कि अगर आप एराइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हो और उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे नाइट्रो ग्रुप मैंने जोड़ दिया, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है,
ठीक है, तो जो रिएक्शन 623 केल्विन पे हो रही है वो सिर्फ कितने पे हो गई, 443 केल्विन पे। जब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो वो अब कितने पे हो गई, और टेम्परेचर कम हो गया। और जब मैंने 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए तो जस्ट मुझे हल्का सा गर्म करना पड़ा और ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। क्यों हुआ, उसका कारण है कि ये जो इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पे देखिए ये जो इंटरमीडिएट बनता है ये Cl और ये NO2 के कारण, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है कि आप देखिए यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस बनाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ऑर्थो पे भी माइनस चार्ज आता है और पैरा पे भी माइनस चार्ज आता है। अब जो चार्ज रिंग में बढ़ेगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, अपनी तरफ इस चार्ज को खींच लेते हैं, ताकि रिंग में चार्ज क्या हो जाएगा आपका, कम, और चार्ज कम हो गया तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो यानी अगर मैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा दूंगा तो ये रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, लो टेम्परेचर पे ही हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पैरा पे नेगेटिव चार्ज आया, उस नेगेटिव चार्ज को किसने ले लिया, नाइट्रोजन ने ले लिया, यानी जो माइनस चार्ज उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ऑर्थो पे भी आया तो उसको इस नेगेटिव चार्ज को अगर ये ले लेगा नाइट्रो, तो इस यहाँ पे भी इस नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा। तो यानी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस रिएक्शन को आसान कर देती है। और जो लास्ट जो हमारी रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन के ऊपर जो ये हैलोजन जुड़ा हुआ है, इसके लोन पेयर होते हैं, वो लोन पेयर बेंजीन रिंग में +R रेजोनेंस शो करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, यानी जिसके कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज आ जाता है, यानी ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कहलाते हैं। यानी आने वाले इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, गरीब, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहाँ आना चाहेगा, जहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है उसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जोड़ेंगे। कैसे, देखिए, जब इन्होंने हेलोजिनेशन कराया क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो ये जो Cl+ है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, वो कहाँ जोड़ा, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे। नाइट्रेशन कराया तो जो NO2+ आएगा वो कहाँ जोड़ा, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे। सल्फोनेशन इन्होंने कराया जिसमें SO3 को जोड़ते हैं, ये H तो वो रीअरेंजमेंट के कारण हो जाता है, तो जो SO3H वो भी कहाँ, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे। और फ्रिडल क्राफ्ट अगर मैं एल्काइलेशन कराऊंगा तो वो एल्काइल भी कहाँ पे जुड़ा, ऑर्थो और पैरा पे। और अगर एसाइल ग्रुप, इस ग्रुप को एसाइल ग्रुप बोला जाता है, एसाइल भी कहाँ पे हुआ, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो यानी बेंजीन पे हैलोजन का जुड़ना ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, यानी वो इलेक्ट्रोफाइल को ये कहेगा कि भैया आप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो आपने पढ़ा होगा कि जो हैलोजन्स होते हैं वो वैसे तो देते हैं -I इफेक्ट, यानी कार्बन चेन में अगर इस तरीके से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे अगर हैलोजन है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, जिसको बोला जाता है -I, इंडक्टिव इफेक्ट माइनस का। बट रेजोनेंस की अगर बात की जाएगी तो ये +R रेजोनेंस शो करते हैं। वो इसलिए करते हैं बिकॉज इनकी जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए इसका I में तो -I इफेक्ट होता है हैलोजन का, बट रेजोनेंस में कैसा होता है, +R। यही इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सिंपल, ठीक है। देखिए वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन और वुड्स फिटिग को एक साथ याद रखना चाहिए। जब 2 एल्काइल हैलाइड काम में लिए जाते हैं जिसके कारण R और R आपस में जुड़ जाता है, वो तो कहलाता है सिर्फ वुड्स रिएक्शन। फिटिग उसको बोला जाता है जब एराइल हैलाइड, 2 एराइल हैलाइड काम में लिए जाते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं, डाइफिनाइल बन जाए, वो फिटिग। और एक एराइल, वुड्स यानी एल्काइल और फिटिग यानी एराइल, जब एक एराइल और एक एल्काइल काम में लेंगे उसको क्या बोला जाएगा, वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो ये तीनों को एक साथ याद रखना। वुड्स तब होगा जब एल्काइल हैलाइड काम में लिया जाएगा, फिटिग तब होगा जब एराइल हैलाइड को काम में लिया जाएगा, और वुड्स फिटिग तब जब एल्काइल और एराइल हैलाइड दोनों को काम में लिया जाएगा।
तो बेटा जी अब आगे इसके कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट यूजेस। तो देखिए मिथाइलिन ब्लू यानी CH2Cl2, ठीक है, इसका जो मेन काम होता है ये एज ए एरोसॉल काम में लिया जाता था, प्रोपेलेंट काम में लिया जाता था, पेंट रिमूवल के रूप में काम में लिया जाता था। बट ये पॉइजनस होता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, ये हार्म पहुंचाता है और इसका नुकसान होता है, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लोरोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने CID VID में खूब देखा होगा कि रुमाल के अंदर किसी भी इंसान को बेहोश करने के काम में आता है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि क्लोरोफॉर्म को हमेशा डार्क कलर बॉटल्स के अंदर ही क्यों स्टोर किया जाता है। उसका कारण ये है बेटा जी कि जैसे ही वो सनलाइट की प्रेजेंस में आ जाएगा वो एक बहुत ही पॉइजनस गैस बना देगा, फॉस्जीन, ठीक है। तो इसलिए उसको हमेशा डार्क कलर बॉटल्स में अवे फ्रॉम सनलाइट रखा जाता है, ठीक है। आइडोफॉर्म यानी CHI3 है, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, ये हो गया CHI3। ये शुरू में थोड़ा बहुत एंटीसेप्टिक काम में लेते थे बट इसकी बुरी स्मेल के कारण इसको अब काम में नहीं लिया जाता। जो हमारा क्लोरोमीथेन है CCl4, ये भी आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अंदर आता है, रेफ्रिजरेंट्स में, और इसमें काम में लिया जाता है। इसके कारण भी कुछ नुकसान होते हैं, जैसे ये लिवर कैंसर और ये चीज़ें कर सकता है, इसलिए इसको काम में नहीं लेते। फेरॉन्स, ये तो रेफ्रिजरेंट्स के अंदर काम में लिए जाते हैं, ठीक है। और इनके कारण क्या होता है कि जो हमारी जो ओजोन लेयर है, ओजोन बैलेंस है, उसको इनसे नुकसान होता है। और DDT का स्ट्रक्चर तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। DDT यानी डाइक्लोरो, ये रहे बेटा जी डाइक्लोरो, डाइफिनाइल यानी ये रहे 2 डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो 1 2 3, ये रहे 3 क्लोरीन, और ये रहा इथेन, यानी आप ये तो 2 कार्बन बना दीजिए, ठीक है, एक के ऊपर आप 3 Cl जोड़ दीजिए, ठीक है, और इससे 2 बेंजीन रिंग जोड़ दीजिए, ठीक है, और इस बेंजीन की पैरा पोजीशन पे आप 2 Cl जोड़ दीजिए, यानी ये बन गया डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। DDT के लिए क्वेश्चन पूछा जाता था कि इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बैन क्यों कर दिया गया था। इसको इसलिए बैन कर दिया गया था क्योंकि DDT को क्या होता है, वैसे तो DDT क्या था, इंसेक्टिसाइड था, मतलब मॉस्किटो को मारने के काम में लिया जाता था और इसका बहुत फ़ायदा हुआ था। वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ था कि बेचारे फौजियों को मच्छरों के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, ठीक है, और मच्छरों के अगेंस्ट, हालांकि इंडिया में हम अभी भी काम में लेते हैं पर वेस्टर्न वर्ल्ड में इसके यूज़ को बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। उसका कारण ये है क्योंकि अगर हमारी बॉडी में आ गया तो ये फैट टिश्यूज़ में पड़ा रहता है, ये डिकम्पोज नहीं होता है। तो जैसे जैसे उसकी कंसंट्रेशन है वो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ती जाती है, ठीक है, जो नुकसानदेह होती है। इसीलिए क्या होता है कि जो DDT को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसके लिए टेक्निकल वर्ड यूज़ किया जाता है, बायोमैग्निफिकेशन, यानी कोई चीज़ हमारी बॉडी के अंदर जिसकी कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ती जा रही हो, कम नहीं हो रही हो, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है बायोमैग्निफिकेशन। तो बच्चों ये हमारा पहला चैप्टर है। मैंने जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो कवर कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए कोई भी रैंडमली हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन आता है, देखिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये यहाँ पे इस तरीके से मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ये, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए इसके अंदर अगर मैं HBr का एडिशन करता हूँ, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है। तो नॉर्मल मार्कोनिकॉव रूल तो ये कहता है कि भी Br नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ के जुड़ जाएगा और H यहाँ जुड़ जाएगा, बट Br यहाँ पे क्यों जुड़ा, इस क्वेश्चन को आप सब ट्राई करना और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। इसके लिए हिंट मैं दे देता हूँ, इसको बोला जाता है हाइड्राइड शिफ्ट। ये हम एक चैप्टर और है अल्कोहल फिनॉल वाला, उसको पढ़ने के बाद में मिथाइल और हाइड्राइड शिफ्ट के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आई होप बच्चों आपके लिए ये
वीडियो बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा। और जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इससे पहले जो एल्काइल हैलाइड का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो है उसको देखने के बाद में इसको कंटिन्यूटी में पढ़ें, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो बच्चों, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल दी वेरी बेस्ट।